हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर पॉइंट। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से ही आइडिया लग गया होगा कि आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो ये बीटीयूपी के सिलेबस में ये किसी के ब्रांच में हमें थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलता है, तो कोई इसे फोर्थ सेमेस्टर में किसी को पढ़ने को मिलता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, उतना ज़्यादा कोई खास सब्जेक्ट नहीं रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है ही। तो इसे भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि बाकी सभी चैप्टर्स को हम उतना देते हैं। तो उसी इसका देखा जाए तो इसका भी अगर मार्क्स देखा जाए तो 50 मार्क्स का ही होता है थियोरी इसका, जैसे कि बाकी सभी आपके एग्जाम्स का होता है। तो इसका बेसिकली इस वीडियो में हम हमेशा की तरह आप लोग देखते हैं कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम उसका सिलेबस डिस्कशन करते हैं। तो इस वीडियो में पहले सिलेबस डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट के क्लासेस से हम इसका क्लास स्टार्ट करेंगे। तो पहले आइए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है, जिसके हिसाब से हम आगे किन टॉपिक्स हम डील करना है ताकि वो हमें पता चल सके। तो इस का पहले हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। सिलेबस डिस्कशन करना जैसे कि मैंने बताया भी था, आप लोग कम्युनिकेशन स्किल में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके पहला चैप्टर हमें पढ़ने को जो मिलता है उसका नाम है इंट्रोडक्शन। नाम से कहीं ना कहीं कंफर्म हो रहा है कि इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है। इंट्रोडक्शन मीन्स किसी चीज़ का भी परिचय। तो इसमें बेसिकली हम छोटे छोटे टर्म्स से इससे रिलेटेड डील करेंगे, जो कि इसमें बेसिक हमें नॉलेज मिलेगा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो कहने पहले इंट्रोडक्शन तो बाद में बात है, पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो कहीं ना कहीं बेसिकली कोई भी आपसे पूछ सकता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। तो इन्वायरमेंट का देखा जाए तो किसी भी एक व्यक्ति के या फिर किसी पर्सन के अगल बगल में जो भी चीज़ें हैं, वो फिजिकल हो, केमिकल हो, इकोनॉमिकल हो, कोई भी चीज़ें हो जिससे वो घिरा हुआ है, उसे ही हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन्वायरमेंट को हम क्या कर सकते हैं, तो कोई भी चीज़ हो जो कि किसी एक व्यक्ति के सराउंडिंग में जिससे वो घिरा हुआ है, इकोनॉमिकल हो, फिजिकल हो, कोई भी चीज़ उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली इसमें छोटे छोटे टर्म्स के बारे में बेसिक इसमें इंफॉर्मेशन हमको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें कि जैसे देखा जाए तो सबसे पहले मान लीजिए सबसे पहले तो हो जाएगा कि बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है, तो बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, जैसे कि बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स होता है हमारा लाइफ, प्लस लॉजी जो शब्द है इसे ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड है जिसका कि ग्रीक वर्ड लिया गया है, जो ग्रीक वर्ड होता है लोगोस, जिसका मीनिंग होता है टू स्टडी। तो यहाँ पे हमें क्या है, इसका मीनिंग निकल के आ रहा है लाइफ प्लस स्टडी, यानी कि लाइफ के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ये बेसिक इसमें पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या आता है, बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो जाता है हमारा जूलॉजी, बॉटनी। जूलॉजी क्या होता है, तो जूलॉजी होता है जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। बॉटनी होता है जिसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वगैरह वगैरह इसमें यही छोटे मोटे डिफिनेशन हमें पढ़ने होंगे। उसके बाद आता है इसमें हमको पढ़ने को मिलेगा कि इकोलॉजी क्या होते हैं। इकोलॉजी जैसे हमने बायोलॉजी देखा था वैसे इसमें क्या होगा, इकोलॉजी। इको मीन्स क्या होता है, तो अराउंड अस, और लॉजी जैसा कभी मैंने आप लोगों को बताया था टू स्टडी। तो हमें चारों तरफ जो कुछ भी प्रेजेंट है उसके बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, तो इकोलॉजी कहते हैं। तो ऐसे ही आगे हम पढ़ेंगे तो ये एक टॉपिक हो जाएगा। यहाँ मैं लिखते जाता हूँ। पहले हमने देखा कि बायोलॉजी क्या होता है, फिर इसका हमने टाइप्स पढ़े। बायोलॉजी को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, जूलॉजी, बॉटनी, और भी कई तरह के टाइप्स हैं। फिर उसके बाद इसमें हमने पढ़ा इकोलॉजी। फिर पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। तो वैसे जैसे हमने देखा कि इकोलॉजी क्या है, तो जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उसे इकोलॉजी कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार इकोसिस्टम को भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी एक सिस्टम चल रहा है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम, ठीक है। फिर अगला हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक होगा, पढ़ेंगे हम इसमें फूड चेन एंड इट्स टाइप, ठीक है। फिर अगला हम पढ़ेंगे इसी में, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही डिफिनेशन बताया था इन्वायरमेंट क्या होता है, तो इसमें हम इन्वायरमेंट भी पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट
एंड इट्स टाइप, इन्वायरमेंट के भी टाइप, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? तो लार्ज स्केल पे पेड़ों की कटाई को हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। भारी मात्रा में जब पेड़ों की कटाई की जाए तो उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन देखेंगे, फिर उसका डिफॉरेस्टेशन से क्या इफ़ेक्ट हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, एंड इट्स इफ़ेक्ट्स, कि जिन जंगलों में ज़्यादा पेड़ होते हैं, जिन जंगलों में, वहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं यही रीज़न है। आजकल हमारे कहीं भी देखा जाए आजकल बारिश टाइम से क्यों नहीं हो पा रही है, तो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं देखा जाए तो कि ये भी एक रीज़न है कि पेड़ों की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कटाई चल रही है। तो बारिश कहाँ से होगी? कहीं नहीं, ये भी एक रीज़न इसमें देख सकते हैं। ऐसे ही इसमें पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? तो इसे सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब सिंपली ऐसे बता सकते हैं एक लाइन में ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज़ करने को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अर्थ है और जिसकी टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जो कि किन कारणों से होता है? तो जिन कारणों से ग्लोबल वार्मिंग होता है वो बेसिकली उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि 4 तरह की होती हैं। कौन कौन से? तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद हमारा होता है CFC, फिर उसके बाद CS4 एंड N2O। तो इन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इन्हीं के कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो इसमें हम पढ़ने को मिलेगा एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है? जैसे हम अम्लीय वर्षा भी शायद कहते हैं। हिंदी वाले थोड़ा ध्यान देंगे कि कहीं ना कहीं आप लोग को थोड़ी देर आदत डाल लेनी चाहिए। मैं यहाँ पे हिंदी में तो एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे, टर्म ऐसे होंगे जो कि आप लोगों को, हिंदी वालों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप लोगों को अभी से इंग्लिश में भी आप लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपकी जितनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं वो इंग्लिश में ही हैं। तो कहीं ना कहीं आज से आप लोग ध्यान देना शुरू कर दें, कुछ टर्म्स इंग्लिश में याद करना शुरू कर दें तो आप लोग के अच्छा होगा। मैं यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन तो करूँगा, लेकिन हो सकता है कुछ टर्म्स मैं इंग्लिश में ना बताऊँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। एसिड रेन, जो पहली वर्षा होती है, आप लोगों ने सुना होगा, घर के गार्जियंस जो होते हैं वो कहते हैं बच्चों को कि नहीं, जब पहली बारिश होती है तो उसमें मत नहाओ। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो फर्स्ट वाली बारिश होती है, चारों तरफ डस्ट पॉल्यूशन फैले हुए हैं, जो बारिश होती है तो डस्ट के साथ मिक्स होकर बारिश होती है, तो उसी को हम एसिड रेन कहते हैं। वो क्या होता है? तो अगर जब बारिश में उस वक्त नहाते हैं पहली बारिश में, तो स्किन्स को कहीं ना कहीं डैमेज करती हैं। कहीं कहीं देखते हैं फसलें ख़राब हो जाती हैं बारिश में, इन्हीं सारी चीज़ों के कारण ख़राब होती हैं, तो इसीलिए कहा जाता है। तो वो होता है हमारा एसिड रेन। तो और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, तो हमें डिटेल ये करना नहीं है। सिलेबस डिस्कशन के लिए हमने बेसिकली ये वीडियो रखा है, तो इसमें बस छोटे मोटे देखेंगे, और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम डील करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में यही पढ़ेंगे। फिर उसका नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाएगा, जो दूसरा चैप्टर होगा हमारा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, सबसे पहले तो पॉल्यूशन होता क्या है? पॉल्यूशन के पहले एक टर्म आता है पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? क्या है? तो पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? तो पॉल्यूटेंट्स को हम कह सकते हैं कि एनीथिंग विच अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो जो हमारे इन्वायरमेंट को हानि करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, ठीक है। वहीं से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं हमारा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो एनीथिंग विच अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट्स इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड पॉल्यूशन। तो जो भी चीज़ है, जो भी कण हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान करते हैं वो तो पॉल्यूटेंट हो गए, और जो नुकसान करते हैं उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। तो एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग विच अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड पॉल्यूशन, ठीक है। यही से हम डिफाइन करते हैं। सिमिलरली हमारा एयर पॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एयर पॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? तो हम कह सकते हैं कि एनीथिंग विच अफेक्ट आवर एयर क्वालिटी। वहाँ पे हमने क्या बोल रहा था? वहाँ पे हम बोल रहे थे इन्वायरमेंट को जो अफेक्ट करता है उसे पॉल्यूटेंट कहते हैं। यहाँ पे क्या कहेंगे? तो एनीथिंग विच अफेक्ट आवर एयर क्वालिटी, जो हमारे एयर क्वालिटी को, हवा के क्वालिटी को जो अफेक्ट करता है उसे हम कहते हैं पॉल्यूटेंट
एयर पॉल्यूटेंट्स एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। और पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? एयर पॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम, इसी में आगे पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर उसका पॉल्यूटेंट्स, फिर उसका इसके टाइप पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन के टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, जिसमें कि हम 2 टाइप्स पढ़ते हैं। क्या होते हैं हमारे? एक होता है हमारा आर्टिफिशियल एयर पॉल्यूशन और एक दूसरा होता है नेचुरल एयर पॉल्यूशन। आर्टिफिशियल, नेचुरल ऐसे ही जो प्राकृतिक से होता है। जैसे कि सुनने में आप लोग न्यूज़ में भी आता होगा कि बड़े बड़े फॉरेस्ट में आग लग जा रही हैं, तो वहाँ से जो लकड़ियाँ जल रही हैं उससे तो पॉल्यूशन होगा। तो आग तो कोई लगाता नहीं है जंगल में, मान लीजिए वो क्या होता है, कहीं ना कहीं वॉल्केनोज के फटने से भी आग लग जाती है, तो उसे भी क्या है, नेचुरल कजेस के कारण जो पॉल्यूशन होती हैं, तो उसे हम पॉल्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल प्रोसेस पॉल्यूशन कहते हैं। जो आर्टिफिशियली, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स वगैरह जो मानव संसाधन जो यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आर्टिफिशियल हम खुद यूज़ कर रहे हैं, उससे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो क्या है? आर्टिफिशियल पॉल्यूशन। तो ऐसे सभी चीज़ों को इसमें देखेंगे, फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उसका इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। आखिर उनसे क्या दिक्कतें आएंगी? पॉल्यूशन हो रहा है तो दिक्कतें क्या आएंगी? जैसे कि दिल्ली में अक्सर क्या होता है कि जब भी दीपावली आती है तो वहाँ पे कोहरा छा जाता है। कैसा कोहरा छा जाता है? तो दिखाई नहीं, काला काला कोहरा होता है, ठीक है, जैसे स्मोक कहते हैं, ठीक है। तो ये इनकी चीज़ों के कारण होता है, पॉल्यूशन के कारण ही होता है। कई बार सुनने में आता है कि दम घुटने के कारण कई लोगों की जानें चली गई, मौसम अच्छा खासा ही रहता है, पॉल्यूशन के कारण ये सभी होता है। इनके क्या क्या इफेक्ट हैं? कई फसलें ख़राब होने लगती हैं, हेल्थ पे असर पड़ता है, ये सभी क्या इसके इफेक्ट हैं। फिर इसका पढ़ेंगे, कहीं इसका रीजन्स भी पढ़ेंगे, रीजन्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। आखिर किन कारणों से एयर पॉल्यूशन फैल रहा है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम कि किन कारणों से एयर पॉल्यूशन आखिर हो रहा है, जैसे ऑटोमोबाइल्स के यूज़ करने से, लकड़ियों के बर्न करने से, इन सभी चीज़ों के कारण क्या हो रहा है? तो एयर पॉल्यूशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स पढ़ेंगे, इफेक्ट, फिर इसका पढ़ेंगे कि कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? तो आखिर कैसे हम इसे ओवरकम कर सकते हैं, जैसे कि हाउ टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। तो इसका हम पढ़ेंगे कि एयर पोल्यूशन कैसे हम कम करें। इसके लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इसके आगे आप पढ़ेंगे कि कई सारी चिमनी वगैरह जो चलती हैं कंपनीज़ में, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है पॉल्यूशन को लेकर के, तो वहाँ पे हम कई सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि वेट कलेक्टर, वेट कलेक्टर्स, फिर उसका एक होता है सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर, और भी ऐसे बहुत सारे हम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो ये था बेसिकली हमारा क्या, एयर पोल्यूशन। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो ये हम इसमें बहुत शॉर्ट एक आइडिया आप लोगों को देते जाएंगे कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। और डिटेल स्टडी करेंगे इसके हम लेक्चर्स वीडियो में। अब तीसरा चैप्टर होगा हमारा, जैसे पहले आप लोगों ने कुछ क्लासेस में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, तो बस ये उसी को चैप्टर में कर दिया गया है। वहाँ पे आप छोटे मोटे में पढ़ते थे पॉल्यूशंस को लेकर के, और यहाँ पे क्या है, तो इसको यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को एक चैप्टर ही बना दिया गया पॉल्यूशन को, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर एयर पॉल्यूशन के बाद क्या हो जाएगा हमारा, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ें पढ़ेंगे। क्या है इसका अगर डेफिनेशन बोला जाए, डेफिनेशन, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जैसे हमने एयर पॉल्यूशन बोला था, एनीथिंग विच अफेक्ट आवर एयर क्वालिटी एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ भी कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन में, एनीथिंग विच अफेक्ट आवर क्वालिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स। जो भी हमारे पानी के क्वालिटी को ख़राब करे उसे हम क्या कहेंगे, वाटर पॉल्यूटेंट्स कहेंगे, और पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वाटर पॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। सेम चीज़ें इसमें भी पढ़ेंगे
जैसे हमने पढ़ा, डिफिनेशन पढ़ेंगे इसका, फिर इसका टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इसमें भी रीजन्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, आखिर किन कारणों से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। फिर इसका कंट्रोल पढ़ेंगे हम, आखिर कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन में आपको एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसे कि हम क्या करते हैं, STPS भी करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक प्लांट होता है बड़ा सा, जो भी आपके सीवेज वगैरह से जो भी पानी निकलती हैं, वाटर्स निकलते हैं, उसे वहाँ पे ले जाके इकट्ठा किया जाता है और उसे फिर वहाँ पे प्रोसेस करके उसे रिफ़ाइन किया जाता है, वहाँ पे उसे साफ़ किया जाता है, जिससे उसे कुछ ना कुछ यूज़ लायक बनाया जा सके। अब ऐसे है तो ऐसे तो गया, कहीं भी वेस्ट हो जाएगा, क्या है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको अगर हम यूज़ कर ले कहीं, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो वही चीज़ में पढ़ेंगे, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम पानी को और ज़्यादा क्या करते हैं, जो भी हमने पानी वेस्ट वाटर है उसको प्योरीफाई करके हम फिर उसे रीयूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सही पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगला देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा फोर्थ ना। ऐसे आप लोगों का आइडिया लग रहा होगा, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, उसके बाद क्या आएगा हमारा, सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ें पढ़ेंगे, जो हमने इसमें देखा वही यहाँ भी देखेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो सेम चीज़ वही, जो भी हमें सॉइल को नुकसान करे उसे हम सॉइल पोल्यूटेंट्स कहते हैं, और होल प्रोसेस को हम सॉइल पोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसके टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स इसके क्या हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। कजेस क्या है इसके, आखिर क्या कारण है, रीजन्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इसे कंट्रोल कैसे करें, सॉइल पोल्यूशन को आखिर हम कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। ये सभी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। ऐसे ही ज़्यादा हमें और भी कई सारे टॉपिक्स होंगे, तो बेसिकली यही है, आपको बस इसमें का आइडिया है कि मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आखिर हम किन सब्जेक्टों को हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली यही है, और कुछ खास है नहीं। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं इसी के साथ। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा जो कि फिफ्थ होगा, हम फिफ्थ में पढ़ेंगे नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन, सबसे पहले नॉइस क्या होती है। नॉइस पोल्यूशन तो कोई भी आवाज़ जो आपके ईयर्स को डिस्टर्ब करे, ज़रूरी नहीं कि वो किसी के लिए अच्छा भी हो सकती है, किसी के लिए वो बुरा भी हो सकता है। जैसे एक म्यूज़िक सभी को पसंद नहीं आता, ज़रूरी नहीं कि जो मुझे पसंद है वो आपको भी पसंद हो। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको ईयर्स को अच्छा ना लगे, जो डिस्टर्ब करता है, उसे हम नॉइस कहते हैं, नॉइस पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे, इसके डेफिनेशन से हम डील करेंगे, ठीक है, और डीप में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इसके भी टाइप्स पढ़ेंगे हम, टाइप ऑफ नॉइस पोल्यूशन क्या होते हैं, सेम चीज़, टाइप्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ठीक है।
फिर इसका रीजन, इसके भी रीजन्स हम देखेंगे आखिर क्या क्या रीजन्स हैं। इसमें हम देखेंगे इसको कंट्रोल कैसे करें हम, कंट्रोल्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। एक वर्ड होता है इको, क्या होता है? इको। डिफरेंस देखिएगा नॉइस और इको में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान से सुनिएगा। नॉइस क्या होता है, मैंने जैसे बताया भी आप लोग को अभी, नॉइस क्या होता है, तो कोई भी ऐसा वर्ड जो कि आपके ईयर्स को डिस्टर्ब करता हो उसे हम नॉइस कहते हैं, ठीक है। और इको क्या हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे कोई एक साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, वो जा करके सामने से दीवार से टकरा के फिर वापस आई, जो कहीं कहीं आप देखते होंगे किसी रूम में अकेले हैं तो आप कुछ बोलते होंगे तो बहुत ज़्यादा गूंजता होगा, उसे हम क्या कहते हैं? इको कहते हैं। रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड को हम क्या कहेंगे? इको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूसरे से कहा जाए तो रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड इज नोन एज इको, ठीक है। और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बेसिकली 5th चैप्टर और हमारे 2 चैप्टर हैं, देख लेते हैं फटाफट हम उनसे क्या है। तो नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा हमारा एनवायरमेंट, लेजिस्लेशन। इसे क्या हो जाएगा? एनवायरमेंट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ, रूल, रेगुलेशन जो भी बनाए जाते हैं। तो इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, यानी कि कहीं ना कहीं देखते हैं कि आजकल लोग, जैसे पेट्रोल है, तो आजकल इतना रोकथाम क्यों लग रहा है? हमेशा सुनने को आ रहा है पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। इसके बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, क्यों बढ़ी हैं? क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं देखा है तो इसके बहुत कम क्वांटिटी में इसके बचे हैं। और कुछ गवर्नमेंट्स ने कुछ लॉ ऐसे बनाए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी मानव है तो उसको अगर, जैसे आप ही हैं, आपके पास कोई सामान है और जो उस पर आपका कंट्रोल वो कम क्वांटिटी में अवेलेबल ना हो, जैसे कि आपके पास लार्ज अमाउंट में अवेलेबल हो, आपको लगता है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, तो उसे आप अफवाह खर्चा करेंगे। आप सोचेंगे नहीं कि हाँ उसको हम थोड़ा सेव करके रखें। तो फिर ऐसे ही रिसोर्सेज को लेकर के है, मान लीजिए आपको ऐसे ही मिलता रहा है तो आप ऐसे ही बिना आगे के सोचे हुए फ्यूचर को आप उसे वेस्ट करते जाएंगे। आप सोचेंगे मैं लाभ उठा रहा हूँ ना, आगे वाले से क्या मतलब है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाए जो कि इस चैप्टर के हम अंदर पढ़ेंगे। वो किस लिए लॉ बने, तो रोकथाम के लिए बने, रोकथाम के लिए कि जो भी हमारे एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, जो भी पॉल्यूशंस हो रहे हैं उसके दायरे में रहते हुए करेंगे। जैसे कि कोई भी जैसे कंपनीज़ हैं, तो कंपनीज़ जो भी उसमें से पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट होते हैं तो उन पर लॉ है कि उसके अनुसार आपको इससे ज़्यादा पॉल्यूशन आपको क्रिएट नहीं होना है। उससे ज़्यादा अगर आपकी कंपनी से पॉल्यूशन होता है तो आपकी कंपनी को बंद किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब है, इसमें कुछ हम लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या लॉ हैं जो कि इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने के लिए लॉ को बनाए गए हैं, जिससे कि आप रिसोर्स को कम से कम यूज़ करें, पॉल्यूशन कम से कम क्रिएट करें। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लॉ बनाए गए हैं। तो इसमें बेसिकली हम लॉ के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या रूल रेगुलेशन बनाए गए गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊँ तो जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्या है हमारा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि हुआ था 1972 में, ठीक है। ये हो गया, ऐसे सभी लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। एक और लॉ था बायो डाइवर्सिटी एक्ट, बायोडाइवर्सिटी लॉ। तो इन बेसिकली इसमें हम लॉ के बारे में पढ़ेंगे, नियम रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट बनाई है, ठीक है। तो ये सभी हम पढ़ेंगे। तो आते हैं हमारा लास्ट चैप्टर होगा, इसमें हम एक और पढ़ेंगे पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ, ठीक है। और भी बहुत सारे लॉ के इसमें बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस एक आइडिया मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ इस वीडियो से कि आखिर हम किन किन टॉपिक से, किन चैप्टरों में हम कैसे डील करने वाले हैं, ठीक है। डिटेल्स क्लास आप लोगों को आगे से मिलेगी। हिंदी वाले लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं
हिंदी में उतना मैं नहीं आप लोगों को वर्ड दे सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं हिंदी में तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, वही टर्म्स हैं। तो आप लोगों को टर्म्स तो आप लोगों को इंग्लिश में याद करना ही चाहिए। आप लोग आज याद करें चाहे अगले आप लोग 2 साल बाद याद करें, आप लोग को आगे जा कर के इस लाइन में आ गए हैं तो आगे आप लोगों को इंग्लिश तो कैसे भी सीखना ही है। जो नहीं कि आप लोग को अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तो हिंदी से आप लोग का चल जा रहा है। आगे आप लोग थर्ड ईयर में आएंगे तो ऐसे ऐसे कितने बुक्स हैं कि आपको अच्छे से राइटर्स की बुक आपको इंग्लिश में मिलेंगी, ऐसे ऐसे टर्म्स मिलेंगे कि इंग्लिश में पढ़ना है। अक्सर आप लोग पेपर में भी ऐसा होता होगा, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हिंदी में आप लोग इंग्लिश में मिल जाता होगा, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। ये हमेशा होगा। तो कहीं नहीं आप लोगों को अभी से अपने अंदर सुधार लाना चाहिए कि आप लोग इंग्लिश पे ध्यान दें। चलिए हम देखते हैं आगे। तो लास्ट चैप्टर जो कि 7th होगा हमारा, तो इसमें पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ, क्या होगा हमारा, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी ऑन, चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए तो क्या होगा हमारा लास्ट चैप्टर, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी ऑन एनवायरनमेंट। जो भी हम एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं ताकि उसके हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप लोग एसी यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ किया जाता है, तो वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे ओजोन लेयर्स को क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है, उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। ये सभी क्या है, उस आप यूज़ कर रहे हैं तो वो इफ़ेक्ट तो कर ही रहा है। आप वुड्स का यूज़ करते हैं, फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है ना गाँव में, रूरल एरियाज़ में, अर्बन में। तो कहीं ना कहीं वो जो वुड है तो उससे क्या निकलता है, कार्बन्स वगैरह निकलते हैं, तो वो भी तो पॉल्यूशन है। तो ये भी जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे आप फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं अपने ऑटोमोबाइल्स में, तो वो फ्यूल क्या एक रिसोर्स है, लेकिन उससे पॉल्यूशन भी तो हो रहा है, तो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर ही रहा है। तो इन सभी चीज़ों को इसमें हम देखेंगे कि आखिर इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी ऑन इन्वायरमेंट, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि आगे भी मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को हिंट दिया था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो वही है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, रिसोर्स की यूज़ करने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, मीथेन प्रोड्यूस होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, CFC प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उन्हीं उसे हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज के नाम से भी उन गैसेज को हम जानते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के कारण ये क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होता है। फिर देखेंगे एसिड रेन। एसिड रेन कैसे क्रिएट होता है, तो मैंने बताया पॉल्यूशन के कारण पूरे सराउंडिंग में पॉल्यूशन फैला हुआ है और फिर बारिश होगी तो उसमें उसके साथ पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाएगी, वो एसिड रेन क्रिएट करेगा। फिर इसके साथ जो कि क्या करता है, और ओजोन होल, ओजोन होल वही मैंने बताया ही कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और भी बहुत सारे रीजन्स हैं। जैसे आप लोग परफ्यूम्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ओजोन होल को डिप्लीट कर रहे हैं। जैसे क्या है, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी है हमारे इन्वायरमेंट पर जो कि देखने को मिल रहा है। ओजोन होल का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में कोशिश कीजिएगा लिखने के लिए ओजोन होल का क्या केमिकल फार्मूला होता है। चलिए मैं बता देता हूँ, ओजोन होल का फार्मूला होता है O3। कभी कभी MCQ में 1 नंबर में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, ओजोन होल का आखिर केमिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सभी छोटी छोटी बातें। फिर उसके बाद एक और टॉपिक आता है हमारा इको फ्रेंडली मटेरियल। इको फ्रेंडली मटेरियल्स। इको फ्रेंडली मटेरियल्स क्या होते हैं, तो इको मतलब मैंने बताया ही था, सराउंडिंग्स, फ्रेंडली यानी कि जो उसके साथ रहन सहन अच्छा व्यवहार मतलब सही हो उसके साथ। तो इको फ्रेंडली मटेरियल्स को हम कह सकते हैं वो मटेरियल्स जो कि हमारे सराउंडिंग को इफेक्ट न करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, इको फ्रेंडली मटेरियल कहेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, इको फ्रेंडली मटेरियल्स जो कि हमारे सराउंडिंग को इफेक्ट न करते हो किसी भी तरीके से, तो उसे हम क्या कहते हैं, इको फ्रेंडली मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा, जैसे कि बच्चे होते हैं तो वो टॉयज़ लेते हैं, खिलौनों से खेलते हैं, तो प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, फेंक दिया जाता है, तो वो क्या है, कभी वो डिकम्पोज होगा, कभी गलेगा नहीं ना, क्योंकि वो प्लास्टिक का है, तो वो कभी गलेगा नहीं, कहीं ना कहीं वो हमें सराउंडिंग को इफेक्ट करेगा। लेकिन वही जो वुड का हो, मिट्टी का अगर वो टॉय हो, खिलौना हो, तो टूट भी गया, फेंक दीजिए, वो फिर सॉइल में दब के ख़त्म हो जाएगा, सॉइल के साथ ही मिक्स हो जाएगा वो, तो वो कभी सराउंडिंग को हमें इफेक्ट करेगा नहीं करेगा।
तो ऐसी सभी चीज़ें हैं इको फ्रेंडली मटेरियल, जिससे हम समझ सकते हैं। तो जो मिट्टी का खिलौना हुआ, वुड का खिलौना हुआ, वो क्या है, इको फ्रेंडली है हमारे इन्वायरमेंट के। लेकिन वही प्लास्टिक का खिलौना क्या है, वो इको फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, फिर उसका एक टर्म आता है ग्रीन बिल्डिंग। क्या है, ग्रीन बिल्डिंग। ठीक है, तो ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है? तो ग्रीन बिल्डिंग एक टर्म है, जैसे कि अब कोई भी एक बिल्डिंग है, घर है, उसको इस रूप से बनाना कि वो हमारे सराउंडिंग को अफेक्ट न करे, किसी प्रकार से हानि न करे, उसे हम ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं। दो तरह का आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक होता है हमारा ग्रीन हाउस और एक होता है ग्रीन बिल्डिंग और एक होता है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो देखिए ग्रीन हाउस, मैं बता दे रहा हूँ ग्रीन हाउस क्या होता है। तो ग्रीन हाउस एक ऐसा घर होता है जिसमें कि प्लास्टिक से, ग्लास से उसको ऊपर से कवर करके उसमें छोटे मोटे सब्जियों को उगाया जाता है। उसको किस लिए किया जाता है, तो उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, जिन्हें कि कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो वैसा है कि खुले इन्वायरमेंट में उसे वैसा टेम्परेचर मिलेगा नहीं, हमेशा इन्वायरमेंट में टेम्परेचर तो एक जैसा होता नहीं है। तो उन्हें क्या किया जाता है, ग्लास से पैक करके, तो उन्हें क्या कहता है, ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है, उसे चारों तरफ से पैक कर दिया जाए तो उसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, जो छोड़ दिया जाए किसी एक टेम्परेचर पे सेट करके। तो ऐसे खुले इन्वायरमेंट में तो संभव नहीं है, कभी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे जो ग्लास की एक बिल्डिंग बनाई जाती है और रूफ पे, वहाँ पे जो भी फार्मिंग वगैरह की जाती है छोटे में, उसको ग्लास से कवर करके वहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। तो वहाँ पे जो होता है उसे हम ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं, सॉरी ग्रीन हाउस कहते हैं। लेकिन वही जो ग्रीन बिल्डिंग है, तो ग्रीन बिल्डिंग एक ऐसा आइडिया है जो कि ऐसा एक घर बनाया जाता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट न करे। ऐसे डिज़ाइन से बनाया जाए कि किसी भी रूप से वो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट ना करे और कहीं ना कहीं हम नेचर का ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या कर सकें, लाभ ले सकें। ठीक है, तो यही है। और एक था हमारा ग्रीन हाउस गैसेज, जो कि मैंने आगे बताया था। तो ग्रीन हाउस गैसेज हमारे बेसिकली 4 होते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, CS4, N2O। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं, जो कि वो इफेक्टिव होता है ग्लोबल वार्मिंग के क्रिएशन के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस यही आप लोगों को छोटा छोटा ऐसे आप लोगों को एक हिंट देना था कि आखिर हम चैप्टर्स में किन चीज़ों से हम आखिर डील करने वाले हैं, चैप्टर्स में किन टॉपिक से डील करने वाले हैं। ठीक है, तो बस यही, एक बार लास्ट में फाइनल में चैप्टर्स का सभी नाम लिख देता हूँ एक जगह। यही है, तो आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि कहीं ना कहीं आप लोग से हम लोग आप लोगों को आखिर लाइक करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को जो भी आप लोगों को यहाँ से स्टडी मटेरियल दिया गया आप लोगों को समझ में आया। आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो उसी से हम लोग को समझ में आता है कि हाँ भाई स्टूडेंट्स देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तभी तो इतने लाइक और व्यूज़ आ रहे हैं। तो हमें समझ में आता है कि हाँ, तभी कहीं ना कहीं वो हमारे वीडियोस बनाया हुआ सही है, बच्चों को समझ में आ रहा है, तो इतने लाइक्स मिल रहे हैं। लाइक आता ही नहीं है, व्यूज़ नहीं, बच्चे शेयर नहीं करते हैं, तो लगता है हम सही नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं ये सभी। तो आप लोगों से यही मैं कहना चाहूँगा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ पढ़ाई हुआ आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए मैं फाइनली यहाँ चैप्टर के सभी चैप्टर्स का नाम लिख देता हूँ। तो पहला क्या था हमारा, इंट्रोडक्शन, दूसरा था हमारा एयर पॉल्यूशन, तीसरा था हमारा वाटर पॉल्यूशन, चौथा था हमारा सॉइल पॉल्यूशन, फिफ्थ था नॉइस, फिफ्थ क्या था हमारा, तो नॉइस पॉल्यूशन।
सिक्स्थ क्या था? तो सिक्स्थ जो कि मैंने बताया था इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। मेंटल लेजिस्लेशन। और सेवेंथ नंबर था इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी ऑन इन्वायरमेंट। ठीक है, ये सभी हमें ये 7 चैप्टर्स हैं हमें जो कि पढ़ने हैं। ठीक है, तो यही बेसिकली इस वीडियो में यही मुझे आप लोगों को एक हिंट करना था कि आखिर हम नेक्स्ट के वीडियोस में किस तरह आप लोगों से हम किन टॉपिक से डील करेंगे। बस एक छोटा मोटा जो ही नहीं कि जो टॉपिक्स लिखेंगे केवल इतने ही पढ़ने, कुछ टॉपिक्स और भी पढ़ने होंगे हमें, जो कि मैंने इसमें तो बस डिटेल नहीं करना था, बस छोटा मोटा आप लोगों को एक हिंट देना था। तो बस यही वीडियो में बस यही मुझे आप लोगों को आप लोगों को बताना था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।